नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और छठ की हुई समाप्ति और इसी के साथ फिर से हम लोग पढ़ाई में जुट जाते हैं। जो वीडियोस जो हैं पहले जो नहीं आ रहे हैं बिहार स्पेशल के, बिहार हिस्ट्री के, रीज़न ये है कि टाइपिंग वाले जो हैं वो नहीं अवेलेबल थे छुट्टी में। अब धीरे धीरे हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, आपको ख़त्म कर दे, जो चीज़ मैं वादा किया हूँ ख़त्म करूँगा। ठीक है। 17 बीपीएससी से प्रीलिम्स 2024 के लिए सबसे बड़ी समस्या एक इकोनॉमिक्स की है। तो इकोनॉमिक्स का आज लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाता है न्यू ट्रेंड में। ठीक है। जैसे 67, 66 ये सारे में तो आपको इकोनॉमिक्स सर्वे बजट से काम चल जाते थे, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा, आपको इस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे लेवल पे जाके। ठीक है। बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और सारी समस्याएं समाधान में करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूं कि आपको लगे कि एक रिसोर्सेज से आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही बताऊँगा कि 1 महीना का टाइम है, तो 1 महीना या फिर मैं ऐसा बताऊंगा कि 1 सप्ताह या फिर 10 दिन में आराम से आप कवर कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट पढ़ते हुए। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम क्यों आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अभी दिल पे हाथ रख के आप बताओ कि जितना आपने हिस्ट्री पढ़ा है, जितना आपने साइंस पढ़ा है, जितना आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, उतना इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने? कभी नहीं पढ़ा है। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स पे आप टाइम नहीं देते हो, क्योंकि पहले जो था केवल रटा रटाया चीज़ बन जाता था, इसीलिए आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। चीज़ें ये समझ में आ गई। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे गए थे। जिन्होंने पहले मेरा वीडियोज़ नहीं देखा होगा, 69 के एनालिसिस किए हो, कैसे हमको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, कैसे क्या क्या करना है, उसके बारे में हमने बताया है। कौन को सारा 69 का पेपर सॉल्व करके दिखाया है। मैं पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। वो पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। अभी देख रहे हैं इसको तो स्किप करके चले जाइए, मैं आपको पिन कमेंट में उसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए, इसको देखने के बाद से हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कैसे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले तो लगभग 10 सवाल पूछे जाते थे, वो भी इकोनॉमिक्स सर्वे बजट से। लेकिन अब क्या कर रहा है, 15 से 18 सवाल पूछते रहे। अगर आप जनगणना सेंसस 2011 को जोड़िएगा तो इसमें प्रश्नों की संख्या और आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे ज़्यादा परेशान इकोनॉमिक्स ही किया है 69 बीपीएससी में, और अभी आगे का ट्रेंड भी उसी हिसाब से रहेगा। इकोनॉमिक्स से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाएंगे। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक में पहला है मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग जो है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस मुद्रा और बैंकिंग में क्या क्या स्टडी करेंगे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। रिसोर्सेज पे भी ध्यान मत दीजिएगा, हम लास्ट में इस पर बात करेंगे। ठीक है। अभी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, और जो टॉपिक्स इसके अंदर और मैं बोलूँगा कि कैसे आपको करना है, पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो पॉज करिए, पेन कॉपी पहले लीजिए, तब उसको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं गई है, मैं बताऊँगा जिस तरह से करना है। तो मनी एंड बैंकिंग में आपको आरबीआई कर लेना है। आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। किस संस्था, हिल्टन कमीशन के बारे में कि किस कमीशन के तहत इसकी स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, कब इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो सारी चीज़ों को देख लेना है। ठीक है। अब इसमें एक देखना, आरबीआई जो काम करता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई का देख लेना है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया बैंकिंग, मौद्रिक नीति। ठीक है। मौद्रिक नीति में क्या होता है, इसमें आपको बैंक रेट आ जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा। उसके अलावा जो प्रभावित करते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को या फिर हमारे इकोनॉमी को, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ही ज़्यादा आसान है। अपस्फीति, स्फीति, मुद्रास्फीति, ऐसे आप देख लीजिएगा एक बार हिंदी इसका। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को देखना है, कहाँ से कवर करना है मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी कहीं रिसोर्सेज लिखा हुआ है लेकिन फोकस नहीं करना है। ये सारे टॉपिक्स को आपको बेसिक समझ जाना है, क्योंकि आपको यहाँ से सवाल पूछा गया है। सवाल यहाँ से क्या पूछा है आपको, ये वाला सवाल पूछा है आपको, रिपोर्ट यहाँ से पिछली बार पूछा था, इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन को रिलेट करके आपको सवाल 69 में ऑलरेडी पूछा है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, इसका टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कहिएगा तो इसका टॉपिक्स में मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, नीचे आपको पिन कमेंट में ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बैंकिंग सिस्टम आता है। बैंकिंग सिस्टम में आता है फॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, या फिर जो नए बैंक है, सारे बैंकों को मर्ज किया गया है। इलाहाबाद बैंक किस में मर्ज किया गया है, कब मर्जर किया गया, इसका कितने गवर्नमेंट बैंक बचे मर्जर के बाद से, उसके बाद से कितने ग्रामीण बैंक है, किस कमेटी के हिसाब से, ये सब चीज़ें लिखते रहिएगा। मैं इसमें लिखा नहीं हूँ क्योंकि बड़ा हो जाता है लिखने पे।
किस कमेटी के हिसाब से आपको भंडारी कमेटी याद रखना है कि कैसे ग्रामीण बैंकों का क्या किया गया, स्थापना बंद किया गया, कब बंद किया गया, ग्रामीण बैंकों का काम क्या है, नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड कैसे काम करता है, थोड़ा बेसिक सारा देख लीजिएगा। कहाँ से देखना है मैं बता दूंगा आगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा चैप्टर आपको दिख रहा होगा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया सार्वजनिक वित्त। अब पब्लिक फाइनेंस में आता क्या है, बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बस दो चीज़ें आती है। तो बजट में केवल आपको बजट नहीं देखना है, बजट में आपको क्या करना है, बजट में आपका बेसिक बजट देख लेना है कि बजट तो एक करेंट का हो गया जो अभी इस साल का जारी हुआ होगा बिहार या फिर इंडिया का, लेकिन एक बजट क्या होता है आपका बेसिक होता है कि बजट जारी कौन करता है, कौन इसका निर्माण करता है, अगर बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा, कितना आपको बजट में क्या बजट होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले वर्षों का क्या होता है, लेखा जोखा होता है, बजट जो होता है आगामी वर्षों का क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, पहले बेसिक पढ़ना है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट में अपना वीडियो से कवर करवा दूंगा, यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, रिसोर्सेज में बाद में बताऊंगा। अगला टॉपिक से एक फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा कि विदेश व्यापार इसको हिंदी में कहते हैं, इसमें आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ से सवाल पूछा गया है विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में पूछा जाएगा कि अभी भारत में एफडीआई जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है, मतलब विदेशों से जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसके बारे में, व्यापार जो किया जाता है। या फिर पूछेगा व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार भारत का भी हाल ही में कौन बन चुका है, या फिर कौन सा देश जो है भारत में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करता है। ये भारत और चीन के बीच में व्यापार लगातार क्या रहता है, डेफिसिट में रहता है, घाटा में रहता है, तो क्यों घाटा में रहता है, भारत और चीन के बीच में व्यापार है कितना, ये सारे करेंट से मुद्दे कवर होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन इसी में आ जाएगा। विदेशी वित्तीय संस्था जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। तो इसमें WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, अंकटाड हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इनका बेसिक देख लेना है। बेसिक क्या कि मतलब इस संस्थाओं का गठन कब किया गया था, WTO का, भारत कब मेंबर है कि नहीं, कब मेंबर बना भारत, वर्ल्ड बैंक का भी चेयरमैन कौन है, WTO का चेयरमैन कौन है, IMF का भी चेयरमैन कौन बनी है, अंकटाड का कौन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट सारी संस्थाओं का, ये कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि इस रिपोर्ट्स कौन प्रस्तुत करता है, इस रिपोर्ट्स के क्या आपके पैरामीटर्स हैं, ये सारे आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कवर करेंगे आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो सकती है। चलिए 3 टॉपिक हमने देख लिया, अगला टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा दिख रहा है लेकिन बहुत ही कम है, 4-5 दिन में इसको कवर कर सकते हैं आप। चौथा नंबर टॉपिक आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि, एक इंडिया के संदर्भ में और एक बिहार के संदर्भ में देखना है। अब इसमें क्या देखना है कि खाद्यान्न उत्पादन देखना है कि खाद्यान्न उत्पादन ओवरऑल एक बार पूछा है, पिछली बार पूछा था कि गेहूं का उत्पादन कितना टन किया गया, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना। आपको पता है 300 समथिंग तक चल रहा है, 350 तक मिलियन टन। और उसमें क्या होता है, गेहूँ चावल थोड़ा सा अधिक होता है, 115 टन तक चला जाता है गेहूँ, 107 से 10 टन के आसपास, मिलियन टन के आसपास, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। बागवानी उत्पादन जो है हॉर्टिकल्चर कितना है हमारा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है कि भारत में प्रथम स्थान भारत का किस में है, माने कि गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, चावल के उत्पादन में कौन सा रैंक है, फ्रूट्स के उत्पादन में कौन सा रैंक है, वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। मानिए कि चीन जो है मैक्सिमम चीज़ों में पहले स्थान पे, जहाँ दिमाग नहीं काम करता, फ्रूट्स में हो गया, आपके वेजिटेबल्स में हो गया, तो ऐसी चीज़ों को देख लेना। भारत जिसमें प्रथम स्थान है उसको बेसिकली देख लेना है। आपके मिल्क हो गया, आपके पल्स हो गया, दाल हो गया, तिलहन हो गया, सरसों हो गया, तो इस सब में आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक से आपका उद्योग एवं आधारभूत संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको देख लेना है। इसमें आपको MSME पे ध्यान रखना है। MSME क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है, इसका टर्नओवर दिया रहता है कि इतना से इतना तक होगा तो स्मॉल में आएगा, इतना से इतना होगा तो मीडियम में आएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे क्योंकि MSME से सवाल पूछे जाते हैं। नवरत्न कंपनी कितनी है भारत में, महारत्न कंपनी कितनी है, तो महारत्न कंपनी का टोटल लिस्टिंग आपको याद रखना है कि कितना कंपनी है, कौन कौन है और उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है। ये आपको ज्योग्राफी में भी चला जाएगा। एक यूनिकॉर्न पूछा जाता है, अभी बड़ा चर्चा में है आपको कि यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, सबसे पहले कितना उसका टर्नओवर होना चाहिए तो यूनिकॉर्न कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी नई कंपनियां जो है यूनिकॉर्न बनी है। और एक अगला यहाँ छूट गया है मेरा, स्टार्टअप्स, लिख लीजिएगा, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें छूटी हुई है। स्टार्टअप्स को नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख रहा हूँ तो लिख लीजिएगा स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर स्टार्टअप जो है अमेरिका में है, दूसरे स्थान चीन है और तीसरा भारत है, क्योंकि स्टार्टअप्स भारत में बहुत ही चर्चा में, जो चीज़ चर्चा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है, आपको एक तो गरीबी पढ़ना है,
और कहाँ से पढ़ना है मैं बता दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, बेरोजगारी, पॉपुलेशन पढ़ना है और रिपोर्ट्स देखना है, करेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आपके हैं। और इसी में कवर कर लीजिएगा एलपीजी, कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एलपीजी एक टॉपिक मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पर। एलपीजी का मतलब क्या होता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बता दूंगा। तो एलपीजी कवर कर लीजिएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार भी सवाल पूछा गया है कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था, औद्योगिक नीति कब आया था, नई औद्योगिक नीति कब आया था, हमारी एलपीजी नीति कब आई थी 24 जुलाई 1991 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे। तो एलपीजी एक टॉपिक आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और 7 नंबर चैप्टर पर चलते हैं। 7वां नंबर चैप्टर आपको दिख रहा हो नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। नेशनल इनकम में आपको क्या क्या देखना है, जीवीए देखना है, जीडीपी देखना है, जीएसडीपी देखना है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम्स एनआई क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। 8वां टॉपिक क्या होगा, प्लानिंग कमीशंस एंड नीति आयोग। यहाँ से लगातार सवाल पूछता है योजना आयोग एवं नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि योजना आयोग जो है कन्वर्ट होकर आपको नीति आयोग में हो चुका है 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, कौन होते हैं, अभी नीति आयोग का जो गोल्स जो है वो कब तक, किस चीज़ का गोल्स है, गोल्स को ध्यान रखना है। इसी के अलावा इसमें एसडीजीज का गोल्स भी ध्यान रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का एसडीजी गोल्स भी देख सकते हैं। नीति आयोग जो है एमपीआई जारी करता है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी करता है एमपीआई, उसको ध्यान रखें क्या पैरामीटर्स होते हैं। या फिर यहीं आप देख सकते हैं इसी में देख सकते हैं आप इसमें कि आपको इस रिपोर्ट्स में आप सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट्स है एमपीआई, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें एचडीआई आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका पूछेगा, रैंक तो पूछेगा ही, लेकिन आजकल ये दौर बदल चुका है, रैंक के साथ उसका स्कोर पूछ सकता है भारत का, या फिर इसका पैरामीटर्स पूछ रहा है लगातार कि इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या होता है, उसके बाद से स्कूलों में बिताया गया साल क्या होता है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। प्लानिंग कमीशन के बाद से आप 9 नंबर टॉपिक पे आइएगा तो गवर्नमेंट स्कीम्स देखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस बार पूछा गया था स्वामित्व स्कीम, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, जैसे पीएम किसान योजना बड़ा चर्चा में चल रहा है, या फिर अभी जो है लैंड सर्वे के लिए फिर स्वामित्व भी चर्चा में चल रहा है, बिहार में भी लैंड सर्वे हो रहा है। तो जो भी जैसे जल जीवन मिशन जो है आपको वो चर्चा में है। तो जो भी स्कीम, जो अनाज का वितरण होता है वो चर्चा में है। जो भी स्कीम्स है ना उसके बारे में ध्यान रखना है। और कोई स्कीम्स का अगर एक्सटेंड किया गया है उसका टाइम पीरियड, तो वहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि रूरल मिशन से एक सवाल पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब रिसोर्सेज पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जितना इंपॉर्टेंट था हमने बात कर लिया। यहाँ पॉपुलेशन में आपको मैंने बताया था, पॉपुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन में ही आ जाएगा सेंसस 2011 बिहार एंड इंडिया। तो इसमें आप जनगणना 2011 का देख सकते हैं, बिहार और भारत का, और इसी में आपको डेमोग्राफी डिविडेंड आ जाएगा, जैसे जननांग लाभांश जो है 15 से 64 साल की आयु कितने हैं, भारत की पॉपुलेशन जो है अभी कितनी हो चुकी है, बढ़कर 1 नंबर पर आ चुका है, 144 हो चुका है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहाँ से रिसोर्सेज कवर करना है, आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप शुरुआत करिए कहाँ से, आपको एनसीईआरटी क्लास 11 का। आप कहिएगा सर इतना कहाँ से पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसमें 10 चैप्टर है। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, समय है नहीं, तो 10 चैप्टर में से आपको मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। और एक दिन बैठिएगा ना 3 घंटा 4 घंटा, एक दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ले लीजिए, अभी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, इसका नाम क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 11th क्लास वाला खोलिएगा सेक्शन एनसीईआरटी ऐप पे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके आएगा बुक 11th क्लास की। इसी में दे रखा है आपको 1 2 3 4 5। मैं चैप्टर भी दिखा दूं आपको, 1 मिनट में चैप्टर आपको दिख रहा होगा। पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है 1950 से रिलेटेड करके आपको फर्टिलिटी रेट, मर्टिलिटी रेट सारा आपको कंपेयर करके पूछा है 69 में। तो थोड़ा सा आपको आज़ादी से पहले का कंसेप्ट क्लियर कर लेकर आ रहा हूँ, ये आपको देख लेना है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 90 तक क्या स्थिति आ रही, इसमें 5 ईयर प्लान्स हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, तो ये सारी बातें आपको मिल जाएगी। ये चैप्टर ही मैं कह रहा था पढ़ने के लिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी जिसको कहते हैं, जिसमें आपको तीनों टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। और निर्धनता, गरीबी पढ़ना है इसमें, इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या, 4 चैप्टर। एक है 5वां चैप्टर में मानव संसाधन करके है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 to 5 तक पढ़ लेना आपको, ठीक है। बस इतना ही पढ़िएगा, 10 चैप्टर है। अब इसमें माई वीडियोस भी हेल्प करेंगे, कहाँ मेरा वीडियोस हेल्प करेगा, कहाँ एडिटेरिया का। मैं निस्वार्थ होकर एकदम बात कर रहा हूँ। देखिए दूसरे चैनल का भी वीडियोस आपको रेफर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की पाबंदी है। एक बुक लूसेंट होना चाहिए, और कई लोग कहेंगे लूसेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ एनसीईआरटी ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। तो लूसेंट हो गया, या फिर अगर एडिटेरिया का एक बुक आया इकोनॉमिक्स का, मैं उसका फोटो मैं दिखा दूँ, 1 मिनट।
ये वाली फ़ोटो है, थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी, एडुटेरिया का है, सारा टॉपिक इसमें बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास भी ये बुक है, तो मैं इस समय नहीं कहूँगा इसको खरीदिएगा, लूसेंट से काम चल रहा है, लूसेंट से चला लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टेलीग्राम पे मैं क्या करूँगा, इसका फ़ोटो स्कैन करके PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा। लास्ट समय पे बुक को मत खरीदिए, ठीक है। तो पहले आपने क्या देखा, NCERT 1 to 5, उसके बाद से मेरा वीडियोस कुछ हेल्प करेगा, कुछ एडुटेरिया का वीडियो हेल्प करेगा, कहाँ कौन सा हेल्प करेगा सब मैं बताता चलूँगा। लूसेंट का बुक या फिर एडुटेरिया का बुक्स कोई आप फॉलो कर सकते हैं। एडुटेरिया में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिया है। करंट अफेयर्स आपको सबसे ज़्यादा ये करेंगे, जितना करंट पढ़ रहे हैं, कितना FDI आया है, कौन से व्यापार में प्रथम स्थान है, भागीदारी किसकी है, गूगल्स और यूट्यूब्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गूगल्स या यूट्यूब्स पे आपको सहारा ले सकते हैं। कोई रिपोर्ट, जैसे कि रिपोर्ट आपको सर्च करना है कि IMF द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, ठीक है, तो आपको गूगल पे आ जाएगा ये रिपोर्ट, तो उसको नोट कर लीजिए कहीं ना। तो आपको वेरियस रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है एक स्टैटिक टॉपिक नहीं है। घटना चक्र आपको यूज़ करना है। घटना चक्र सब नहीं पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पढ़ना है। घटना चक्र में जाइएगा तो मुद्रा एंड बैंकिंग में 300+ क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ से प्रश्न आपके मुद्रा बैंकिंग का फंस जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर पूछ देता है आपको, UPSC में कुछ पूछा हुआ, कुछ BPSC या अदर PCS में पूछा हुआ। इसके बाद से आपको एक टॉपिक मिलेगा किसका, स्कीम्स का। स्कीम्स जितने हैं ना, गवर्नमेंट स्कीम सारा उसमें दे रखा है घटना चक्र में। प्रीवियस ईयर में जितना पूछा है कि PM रूरल मिशन क्या है, आपको सारा जितने पहले का स्कीम्स रहा है, फिर अंत्योदय योजना क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, सारा आपको स्कीम से रिलेटेड एक चैप्टर आएगा, उसको लगा लीजिएगा। एक आपको नीति आयोग योजना आयोग से रिलेटेड चैप्टर होगा, उसको लगा लीजिएगा। या फिर गरीबी से रिलेटेड, गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड। अब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या पूछेगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, या फिर आपसे पूछेगा लघु बेरोजगारी क्या होती है, शिक्षा बेरोजगारी क्या होती है, प्रछंद बेरोजगारी क्या होती है। ऐसे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और जितना पूछा है ना प्रीवियस ईयर गरीबी बेरोजगारी का, घटना चक्र से लगा लीजिएगा। इसके बाद से एक स्कीम्स करके और एक आपको रिपोर्ट्स करके चैप्टर है, वहाँ कौन रिपोर्ट कौन जारी करता है, वहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो घटना चक्र जरूर सा फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं निस्वार्थ होकर एकदम बता रहा हूँ आपको। जो टॉपिक्स बताए सब नहीं पढ़ना है, बहुत मोटा है घटना चक्र, 3 से 4 चैप्टर। और जो चैप्टर इसमें मैंने बताया है ना, वो अगर होगा तो उसी को पढ़िएगा केवल, ठीक है। वो है, मुझे याद है सारा, ठीक है। अब चलते हैं किसके लिए कौन सा टॉपिक, किसके लिए कौन सा बुक आप फॉलो करेंगे, रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चैप्टर दिख रहा है आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें मनी एंड बैंकिंग दिया हुआ है, इसको लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट में भी काम चलाऊँ, मनी एंड बैंकिंग दिया है। ये टॉपिक मेंस में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पॉवर्टी आता है, लेकिन ये सब नहीं आता है। LPG आता है, लेकिन ये सब नहीं आता है, ठीक है। या फिर अगर एडिटोरिया का बुक आपने पहले से ले रखा है तो ले सकते हैं, नहीं ले रहा है तो मत लीजिए, लूसेंट से कवर करा लीजिएगा। CRR LSLR कैसे प्रभावित करता है, निर्यात कैसे एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन पे आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है, कैसे इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, ये लूसेंट में भी बेसिक सारा आपको पॉइंट वाइज दे रखा है। या फिर कोई भी गाइड बुक है, क्राउन वगैरह, उसमें दे रखा है, ठीक है। मैंने लूसेंट को देख रखा है, इसीलिए कह रहा हूँ। बैंकिंग सिस्टम भी आपको दे रखा है, ये करंट में आप पढ़ ही रहे होंगे, स्पीडी एडिटोरिया में दे रखा है कि बैंकिंग 2020 में आपको क्या किया गया, बहुत सारे बैंकों को मर्जिंग किया गया। तो इसको या तो आप लूसेंट से या फिर एडिटोरिया वगैरह है उसका बुक, इकोनॉमिक्स का एडिटोरिया, ठीक है। और करंट अफेयर से आपको रिलेट कर लीजिएगा कि CRR कितना है, SLR कितना है, वर्तमान में हो जाएगा, ठीक है। इतना बढ़िया से आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरा चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस। ये मेरा वीडियो जो है आपको इकोनॉमिक्स और बजट पे आएगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे। अगर मेरा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे समय का दिक्कत है, जब मिलेगा समय मैं इसको जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। तो इकोनॉमिक्स और बजट कवर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन रेट जो है यहाँ से आपको ये लूसेंट से या फिर एडिटोरिया का बुक से और करेंट से जोड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे आपको लूसेंट या एडिटोरिया से हो जाएगा, लेकिन ये जो करंट वाला और गूगल पे काम करेगा, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और घटना चक्र में, ये सारा इसका टॉपिक दे रखा है, कौन कौन सा रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का आपको इकोनॉमिक्स सर्वे बजट में दे रखा है, और करंट से रिलेट करके इसको पढ़ लीजिएगा। उत्पादन में कौन प्रथम स्थान, कौन द्वितीय स्थान, सब दे रखा है, ठीक है। ये सारा आपको करंट में ही दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे बजट में, ठीक। उद्योगों को आधारभूत संरचना, इसमें यूनिकॉर्न कौन सा बना है, महारत्न कौन, नवरत्न, आप करंट में ऑलरेडी पढ़ते होंगे। MSMEs वाला कहीं ना कहीं अगर नहीं मिल रहा है तो एक गूगल पे सर्च मारेंगे, MSMEs जो होता है, मीडियम कौन होता है, स्मॉल कौन होता है, इसको मिल जाएगा, ठीक है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको गरीबी के लिए 11th क्लास के NCERT पढ़ लीजिएगा, और इसका घटना चक्र का जो दिया हुआ क्वेश्चन वो लगा लीजिएगा। अगर वीडियो एक बार में टोटल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरियस रिसोर्सेज है, तो दोबारा तिबारा इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। NCERT क्लास 11th का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए और घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। लिखा नहीं हूँ मैं। पॉपुलेशन के लिए मैं सेंसस 2011 का बिहार और भारत का मैं बनाऊंगा वीडियो, उसको दे सकते हैं। बाकी डेमोग्राफी डिविडेंड आपको करंट से कवर हो जाएगा। रिपोर्ट्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि घटना चक्र में सारा रिपोर्ट्स दे रखा है, उसके बाद से आप करंट से इसको जोड़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसका पैरामीटर वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। गरीबी में बिहार का निचला स्थान है, कितना अंक है, SDG इंडेक्स, ये सब देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट जो है, इसके लिए GDP, GNP, GVA,
NNP NI ये सब के लिए एडिटोरिया का वीडियो जो है मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा दूसरे चैनल का, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ अच्छा है उसको हम अच्छा कहेंगे, ठीक है। एडिटोरिया का प्रवीण सर का वीडियो होगा यूट्यूब्स पे, आप देख सकते हैं। उनका वीडियो काफ़ी अच्छा है इस पे, नेशनल इनकम पे। बस दूसरा मत देखिएगा, अगर मन कर देख सकते हैं, लेकिन नेशनल इनकम्स का अच्छा दिया है। बाकी सब बहुत बेसिक को बताएं, उतना से काम नहीं होगा। तो नेशनल इनकम का आपको वीडियो क्या करना है, आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जो है आपको लूसेंट से पढ़ लेना है, या फिर एडिटोरिया का होगा तो उसमें से देख लीजिएगा। और नीति आयोग का रिपोर्ट्स जो है करंट और गूगल से आपको ये सर्च कर लेना है। गवर्नमेंट स्कीम जो है आपको करंट, गूगल और क्या घटना चक्र से कवर कर लेना है, ठीक है। मैंने सब बता दिया जो भी है। जो भी क्वारीज होगा प्लीज़ हमको क्या करिएगा, बताइएगा। आपको सारा क्वारीज़ का मैं क्या करूँगा, आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आपको चैप्टर्स भी मैंने दिखा दिया, एडिटोरिया का बुक भी दिखा दिया, जो रिसोर्सेज है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सारा आपको बनेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे नहीं बनेंगे तो हम लोग स्किप करेंगे, बहुत सारे एलिमिनेशन लगाएंगे। मतलब इतना होना चाहिए कि 60% प्रश्न हम लोग बना लें, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा वीडियो, बहुत मेहनत करके बनाया गया और इतना दिन से मैंने टाइम लिया बस इसी चीज़ के लिए। जिन्होंने पहला वीडियो इसका नहीं देखा हो, जिसका 69 BPSC का मैं क्या किया हूँ, ऑब्जर्वेशन किया हूँ और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। वहाँ टॉपिक्स को कैसे मैंने एनालाइज किया है नीचे पिन कमेंट में डाल दे रहा हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।